हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन इसके बारे में। ये एक स्पीच था जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था एक कन्वेंशन में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन के टाइम पे और कॉन्वोकेशन के टाइम पे। कॉन्वोकेशन मतलब जब स्टूडेंट पास आउट करते हैं कॉलेज से, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पास आउट करते हैं या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पास आउट करते हैं, उस टाइम पे ये स्पीच दिया गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन कि एक यंग आदमी की या औरत की क्या जिम्मेदारी होती है। whenever you start when you whatever your station in future life, each one of you should first of all think of yourself as citizens of the country. आपकी कोई भी सिचुएशन हो या किसी भी पड़ाव में आप लाइफ के, आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली देश की तरफ। This confers on your certain rights which are guaranteed by constitution. ये तो आपके जो राइट्स होते हैं उस वो भी कंफर्म करते हैं। जैसे आप कन्फर्स का मीनिंग देखोगे अगर डिक्शनरी में, तो कन्फर का मतलब है ग्रांट अ टाइटल, डिग्री, बेनिफिट और राइट। राइट, सो आपका ये एक राइट है कि आपको बेसिकली ये देश की सेवा करनी चाहिए मेजरली। wherever your situation in life, each one of you should first think of all first of all think of yourself as citizens of the country। पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप एक राष्ट्र के सिटीजन हो या फिर पार्ट हो एक देश का। दिस कन्फर्स ऑन योर सर्टन राइट विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आपके राइट है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए गए हैं, बट इट ऑल्सो सब्जेक्ट्स यू टू सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल्दो आपको ये राइट मिले हैं कि आप एक देश का पार्ट हो, तो आपको एक सिटीजन की तरह सोचना चाहिए कि आप उस देश का हिस्सा हो, बट ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ आता है। तो मतलब आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर, विच ऑल्सो मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड। सो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी आपको प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए। आर्स इज अ डेमोक्रेसी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, वो कहते हैं कि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, मतलब हम अपने जो लीडर होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो सारी स्टेट्स वोट करती हैं और फिर एक लीडर चुना जाता है। तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है विच इंजॉयज फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। तो एक सिंगल आदमी अपना फ्रीडम इंजॉय करता है, बट दिस फ्रीडम हैज टू बी सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रेन इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी। बट जो हमें फ्रीडम मिलता है उसके ऊपर हमें खुद ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। जैसे कि हमें कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तबाही मचाने लग जाएं सब जगह, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं। एंड दीज वॉलंटरी रिस्ट्रेन हैव टू बी एक्सरसाइज्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन एवरीडे लाइफ। तो जो आपके खुद के रिस्ट्रिक्शंस है, वॉलंटरी रिस्ट्रेन मतलब कि आप जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अपने ऊपर, वो आपको हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्सरसाइज्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन एवरीडे लाइफ। हर रोज जो अपनी आप जिंदगी जी रहे हो उसमें आपको ये चीजें अपनी सोच में रखनी चाहिए और उसी तरह आपको बिहेव भी करना चाहिए। अ गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ। एक अच्छा सिटीजन वही होता है जो कानून की को फॉलो करे या रूल्स को फॉलो करे। whether there is a policeman around or not and who takes delight in performing his civic duties। so पुलिस आपको देख रही हो ना रही हो, आप मतलब बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, बिना हेलमेट के निकल गए, वो आपको कोई अगर पुलिस ना भी देख रही हो तब भी आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो मतलब कोई भी ड्यूटी है वो आपके दिमाग में खुद ही आनी चाहिए। सो आपको खुद ही अपनी सिविक ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। In the olden days, sense of self-restraint and discipline was inculcated by the combined effort of the family and the teacher। पहले के दिनों में क्या होता था कि जो सेल्फ रिस्ट्रेन होता था मतलब सेल्फ रिस्ट्रेन मतलब कि आप खुद ही सोचते थे कि हमें हमारी जिम्मेवारी और हमें इस तरह से काम करना है। वो पहले सभी सोसाइटी में ऑलरेडी था, मतलब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि फैमिली और टीचर ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाना शुरू करते थे और बच्चे ये सब चीज़ें याद रखते थे एज दे ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे बड़े होते थे तो उनको ये चीज़ें याद रहती थी। द इकोनॉमिक स्ट्रेसर्स ऑफ द प्रेजेंट डे
life unfortunately do not leave enough time to the parents to look after the children. तो आजकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है बच्चों की, मतलब आजकल जो है कि माँ बाप सभी ऑफिस जाते हैं या फिर काम करते हैं, वो काम करने की वजह से क्या होता है कि माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सके। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द नंबर हैव गॉन सो लार्ज एज टू टेक अवे द बेनिफिट which used to occur formally by personal contact between the teacher and the thought. So आजकल क्या है, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल हो गए, कॉलेज में हो गए, उसमें क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं स्कूल में। सो लार्ज एज टू टेक अवे द बेनिफिट, इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि वो जो बेनिफिट पहले मिलता था वो अब नहीं मिल पा रहा टीचर की तरफ से भी। पेरेंट्स तो काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो बेनिफिट नहीं दे पा रहे, बच्चे इसलिए नहीं बेनिफिट दे पा रहे क्योंकि टीचर इसलिए बेनिफिट नहीं दे पा रहे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्लास में। विच यूज टू अक्योर फॉर्मली, पहले ये हो जाता था क्योंकि कम बच्चे होते थे और टीचर हर एक बच्चे में पर्सनल कांटेक्ट कर सकता था, तो बच्चे और टीचर के बीच में अच्छा कांटेक्ट होता था। सो पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, टॉट मतलब जो बच्चा है, टीचर और बच्चे के बीच में अच्छा कांटेक्ट होता था। तो इस वजह से जो ये सेल्फ रिस्ट्रेन वाली चीज़ें हैं कि आपको सारे रूल फॉलो करने चाहिए, कोई देख भी ना रहा हो तब भी आपको रूल फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले जनरली थी लोग पूरी सोसाइटी में। बट आजकल टीचर इतने कम है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता। Inevitably, our young students are often left much to their own resources. So क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे जो यंग बच्चे हैं वो खुद ही उन्हें देखना पड़ता है सारे रिसोर्सेज, तो उन्हें खुद ही समझना पड़ता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। ऑफन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। विच वी ऑल नो, जो हम सबको पता है, हमको सबको पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच नीड्स थरो एग्जामिनेशन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसपे अच्छी रिसर्च करनी चाहिए और अच्छा पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर यंग सिटीजन इज ग्रेट। सो हमारी जो आजकल यंग जनरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको जिम्मेवारी काफ़ी है इस देश की तरफ। इन माई व्यू एवरी स्टेशन इन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टाइम के हिसाब से। तो अभी आप बच्चे हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, बड़े हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उस लाइफ के फेज में। वर्क हैज एन ओन डिग्निटी, जो आप काम कर रहे हो उसकी खुद की डिग्निटी है, मतलब आपको अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए, मतलब सच्चाई से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट लेने की सोचो या फिर काम ठीक से ना करो, आपको अपना काम भी पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। एंड देयर इज ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन डूइंग वंस जॉब टू द बेस्ट ऑफ देयर वंस एबिलिटी। सो आप जो भी काम करते हो डिग्निटी के साथ, एंड देयर इज ग्रेट सेटिस्फैक्शन। अगर आप ऑनेस्टली काम करते हो और आपका काम से खुश हो तो आपको एक वैसे भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब खुशी मिलती है इन डूइंग वन ऑन जॉब टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। जितना भी आप कर सकते हो उतना काम अच्छे से करो। आप स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ो, आपको कोई पढ़ाया जा रहा है तो आप चीज़ें को समझो, तो वो आप मतलब प्रॉपर्ली करना चाहिए लाइफ में। whatever the duties, we should apply ourselves with sincerity and devotion. तो आपकी कोई भी ड्यूटी हो उसमें आपको अपना 100% देना चाहिए। सिंसियरिटी एंड डिवोशन मतलब ऑनेस्टली आप जो भी काम कर रहे हो वो करो। जैसे भगवान में भक्ति करते हैं तो वो डिवोशन होती है, सिमिलरली आप अपना काम अच्छे से करोगे तो वो आपके काम की तरफ भक्ति है। सच एन अप्रोच अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन इटसेल्फ, ये ऐसी अप्रोच जो अगर आप लोगे लाइफ में ये अच्छी है, वैसे ही अपने बिना कोई चीज सोचे हुए द एडेड एडवांटेज ऑफ ओपनिंग एवेन्यूज फॉर फर्दर एडवांसमेंट। अगर आप वो काम दृढ़ निष्ठा से और अपना टाइम से करोगे तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो भी चीजें आप कर रहे हो उसमें आप अच्छे होते जाओगे, और अगर आप अच्छे होते जाओगे तो आपको वो पैसे में भी हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में भी। तो जो भी चीज आप सिंसियरली करते हो उसमें आप अच्छा करने लग जाते हो। We have to see whether we have done our job well before thinking of criticizing anybody else. तो हम क्या करते हैं, कई बार दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब किसी और को हम कहते हैं कि ये जॉब ठीक नहीं कर रखा, रोड ठीक नहीं है, अरे इसने कूड़ा यहाँ क्यों फेंक दिया। ये सब चीजें करने से अच्छा हमें क्या करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए बेसिकली। ऑल टू ऑफन वी
come to the temptation of decrying others without bothering to look at ourselves. ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर वो इच्छा आती है, टेम्पटेशन आती है कि हम दूसरों की बुराई करें, दूसरों की बुराई करें ताकि हमें अपने बारे में अच्छा फील हो, बल्कि जबकि हम खुद के अंदर नहीं देखते कि हमारी कमियां क्या है, हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या हम ठीक कर सकते हैं. सो हमें अपने अंदर ज्यादा झांकना चाहिए रादर देन कि दूसरों के अंदर झांको और दूसरों की कमियां निकालो. अपनी कमियां अगर हम निकालेंगे तो हम सोसाइटी की हेल्प करेंगे. नेवर फॉरगेट दैट लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड और ऑफ ऑल द लॉयल्टीज. लॉयल्टी मतलब देश के प्रति जो निष्ठा है वो हमें मेंटेन करनी चाहिए, रखनी चाहिए. और ये जो देश के प्रति निष्ठा है ये सबसे ऊपर है. आपका पर्सनल चीजें हैं, फैमिली है, उन सबसे ऊपर हमारी देश के लिए निष्ठा है और हमें लॉयल रहना चाहिए देश की तरफ. एंड दिस इज एब्सोल्यूट लॉयल्टी. और ये एब्सोल्यूट लॉयल्टी होती है, मतलब आप देश के ऊपर भरोसा जता रहे हो और आप लॉयल हो देश के लिए, मतलब देश के लिए कहते हैं ना मर मिट जाएंगे, वो वाली बात हो जाती है. सिंस वन कैन नॉट वे इन द टर्म्स ऑफ व्हाट वन रिसीव्स. सो आप ये नहीं सोच सकते कि देश हमें कुछ देगा तभी हम उनके लिए कुछ करेंगे. ये सेल्फलेस होता है. सेल्फलेस मतलब देश अगर हमें कुछ देना दे लेकिन हम देश के लिए ये चीज करेंगे. इट इज एसेंशियल टू रिमेंबर दैट द एंटायर कंट्री इज वन एंड दैट एनीवन हु फॉस्टर्स और प्रमोट्स सेपरेटिज्म और फिसिपेरस टेंडेंसीज इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड ऑफ आवर्स. सो ये बहुत जरूरी है. इट इज एसेंशियल, याद रखना, टू रिमेंबर दैट द एंटायर कंट्री इज वन, पूरा देश एक है. एंड जो भी लोग ऐसा फॉस्टर करते हैं, मतलब अपने अंदर ऐसी इच्छा या प्रमोट करते हैं सेपरेटिज्म या फिसोपेरिस टेंडेंसीज, मतलब जो देश को बांटने वाली बात करते हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, वो हमारे सच्चे दोस्त नहीं है. दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड. सो जो भी हमारे अंदर भेदभावना निकालते हैं या फिर फिसिपेरिस टेंडेंसीज निकालते हैं, मतलब एक दूसरे को बांटने की बात करते हैं, मे बी हिंदू मुस्लिम या फिर कास्ट के बारे में बोलते हैं या फिर रिलीजन के बारे में बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे देश को बांटती हैं. और जो ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं वो हमारे देश के सच्चे दोस्त नहीं है. What I have said stems from desire to see the youth of our country prepare itself in a disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow. So लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि जो भी मैंने बोला यहाँ तक, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वो अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं. मतलब कि आप जो भी चीज़ करते हो वो डिसिप्लिन वे में करते हो. रोज सुबह टाइम से उठना है, वो डिसिप्लिन वे में कर रहे हो. एक्सरसाइज करनी है हर रोज, वो भी डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, हर रोज कर रहे हो बेसिकली. एंड डिटरमाइन मैनर ऑफ फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टुमारो. और समझना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे, मतलब टुमारो मतलब फ्यूचर में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. A democratic country is sustained not by the greatness of a few, but the cooperative efforts of many. बहुत ही सुंदर लाइन. तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते हैं, हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वो कुछ लोगों से नहीं बनती, या कुछ ग्रेट लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने रॉकेट लॉन्च कर दिया या फिर रॉकेट पे इतना काम किया. कुछ एक लोगों से वो पूरा देश नहीं बनता, बट सारे लोग अगर मिलके काम करते हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ता है. अगर कुछ लोग ग्रेटनेस दिखाएंगे तो कुछ चीजों में अच्छे हो पाएंगे, लेकिन अगर सारे लोग अच्छा काम करेंगे तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा. The future of the country is in your own hands, and as the older generation complete their task, the new ones come along to take their place. So the future of the country आपके हाथों में है, मतलब आपका जो फ्यूचर है देश का वो आपके हाथों में है. क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी अगर एल्डरली होगा या बुढ़ा होगा, दे विल डाई, मतलब मर जाएंगे एक ना एक टाइम बाद. तो आप जो भी देश का फ्यूचर होता है वो हमेशा सबसे यंग जनरेशन पे होता है, जो भी मतलब बच्चे होते हैं उस देश के. एन ओल्डर जनरेशन कंप्लीट देयर टास्क एंड द न्यू वंस कम अलोंग टू टेक देयर प्लेस. सो जो नए बच्चे होते हैं वो अपना, या जो नई जनरेशन होती है वो देश को आगे लेके जाते हैं. इफ देयर आर वेल इक्विप्ड एज इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजंस, द कंट्री फ्यूचर विल बी ब्राइट इंडीड. अगर आप अच्छे से ये सब चीजें आप करते हैं, आप मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं या फिर कोई सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, तो क्या होगा, हमारे देश का फ्यूचर भी ब्राइट होगा, हमारे देश का फ्यूचर भी अच्छा होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा.
पीस होगा, स्टेबिलिटी होगी, वो सब चीजें आएंगी. At a time when you are at the threshold of new period in your life, I would urge you to play your role with confidence and dignity. So अभी जैसे स्टूडेंट थे जो कॉलेज में थे, वो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, निकल रहे हैं कॉलेज से, तो उस लाइफ के पीरियड में आपको जो भी आप काम करो सोसाइटी में, आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, वेटर बनते हो, स्वीपर बनते हो, कुछ भी बनते हो, वो आप अपने काम को कॉन्फिडेंटली करो और डिग्निटी से करो, प्राइड से करो. तो उससे क्या होगा कि आप अपने काम को पसंद करोगे और देश का फायदा भी होगा. Our position with regard to secularism is known to so well that it hardly needs any reiteration. हमारा देश पहले से ही सेक्युलर रहा है. सेक्युलर मतलब हर धर्म, हर जाति, हर तरह के लोगों को हम आगे लेके चलना पसंद करते हैं, या हमारी सोसाइटी के फैब्रिक में है ये चीज़. हमारी सोसाइटी वैसे ही सेक्युलर है. हमारे में भेदभाव करने की टेंडेंसी नहीं है, भेदभाव हम कम करते हैं. इट इज एम्बॉडीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ना केवल ये बात पहले से ही पता है, आवर पोजीशन विद रिगार्ड टू सेक्युलरिज्म, हमारी जो सेक्युलरिज्म की बात है, मतलब सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, वो पहले से ही नोन है, किसी को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. रीइटरेशन मतलब हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. इट इज एम्बॉडीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसके अंदर ही एम्बॉडीड है, उसके अंदर ये पहले से ही लिखा हुआ है. विच इंश्योर्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. वो मतलब इंश्योर करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि सारे रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. सो रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, आप सबको रिस्पेक्ट करो बराबर तरीके से, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर ऑल सिटीजन्स. सो सबको बराबर मौका मिले देश में कंट्रीब्यूट करने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट. कुछ भी कास्ट हो उनकी, कुछ भी क्रीड हो, या कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो. सो कास्ट, क्रीड, कोई भी सोसाइटी के लेवल पे हो, सब इक्वली रहना चाहिए. नो मैटर कोई भी रिलीजन फॉलो करो या फिर कोई भी धर्म फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करो, सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए. इन स्पाइट ऑफ सीमिंगली डाइवर्स, देयर इज फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया. हमारे देश में वैसे तो बहुत तरह का कल्चर है. साउथ में अलग तरह के लोग हैं, नॉर्थ में अलग तरह के लोग हैं, ईस्ट में अलग तरह के लोग हैं, वेस्ट में अलग तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी फंडामेंटली सबके मन में एक भावना है कि हम सब एक है. जो फंडामेंटल यूनिटी है इंडिया के अंदर, विच वी ऑल चेरिश, एंड इट हैज टू बी अ कांस्टेंट एंडेवर टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन दिस यूनिटी. तो ये हमें चेरिश करना चाहिए, मतलब इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए इस बात से, और हमें मेंटेन करना चाहिए इस स्ट्रेंथ और यूनिटी को हमेशा. एक दूसरे को बांटने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए, ना एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए कास्ट के लिए, रिलीजन के लिए या बाकी चीजों के लिए. The country can progress only if it does away completely with vociferous tendencies. हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा, प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब हम भेदभाव या सेपरेट करने वाली चीजों से दूर रहेंगे या उन टेंडेंसी से दूर रहेंगे. एंड एमर्जेस एज एन इंटीग्रेटेड होल, और हम एक साथ मिलजुल कर, जुड़े रहकर देश के उन्नति के लिए काम करेंगे. And if it is in the field of education that the seed of secularization has to be sown at the early stages. तो एजुकेशन अगर आप करोगे तो आप सेक्युलरिज्म की तरफ भी जाओगे. अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आप ये भी सोचोगे कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और हम चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो सबसे वीक सेक्शन हो वो भी ऊपर उठे. अगर सबसे वीक सेक्शन ऊपर उठेगा तो पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा. सो हमें अर्ली स्टेजेस पे ये सब चीजें देखनी चाहिए. तो मतलब जब बच्चा होता है, बच्चे को ही हमें वो चीजें समझानी चाहिए. अगर बचपन में हमें ये सब चीजें नहीं सिखाई जाएंगी तो बड़े होकर हम वो सब चीजें नहीं सीख पाएंगे. क्योंकि जैसे कि एक पौधा होता है, सो दैट द प्लांट कैन बी केयरफुली नर्चर्ड एज इट ग्रोज. मतलब जैसे एक पौधा छोटा होता है, उसमें अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, पानी दोगे, खाद दोगे, सब कुछ दोगे, तो वो और भी अच्छा ग्रो करेगा. तो अगर हम बचपन से ही ये सब क्वालिटी अपने बच्चों के अंदर डालेंगे, जो नई जनरेशन के अंदर डालेंगे, तो ये फिसिपेरस टेंडेंसीज नहीं रहेंगी, मतलब सेपरेट होने की भावना नहीं रहेगी एक दूसरे के अंदर, और उससे हमारा देश भी अच्छा करेगा. द वर्ल्ड इज एट द मोमेंट पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. उस टाइम जब ये स्पीच दी गई थी तब बहुत ही डिफिकल्ट समय चल रहा था इंडिया में. इनफैक्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट नेवर बिफोर इन द रिसेंट पास्ट हैज मैनकाइंड had mankind to grapple with problems of as complex nature as are confronting it today.
सो उस टाइम पे थोड़ा कोल्ड वॉर वगैरह चल रहा था, तो पूरा दुनिया में आज बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रही थी, दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, और उस टाइम पे बड़ा कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट था। तो उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट था, उस टाइम पे ये जरूरत थी कि हमारा देश एक साथ मिलके प्रोग्रेस की तरफ देखे अपने देश की। It is imperative that satisfactory and as far as possible lasting solution should be found to these problems without undue delay. So ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक satisfactory मतलब सब खुश हो उस solution से, और जितना possible हो सकता है lasting solution मतलब जो solution बहुत time तक रहे, should be found to the problems, जो भी दिक्कतें हमें है उस problems का हमें long term solution ढूंढना पड़ेगा विदाउट अनड्यू डिले। विदाउट डिले मतलब अभी ज्यादा डिले करने का टाइम नहीं है, डिले करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। अदरवाइज देयर इज डेंजर ऑफ सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ हैंड। अगर हम अभी नहीं करेंगे तो आउट ऑफ हैंड हो जाएगी, मतलब हाथ से निकल जाएगी बात। तो अगर ये ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बढ़ती गई, अगर हमारी सोसाइटी डिवाइड होती गई, तो हमारे देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाएगी। म्यूचुअल सस्पिशियस hatred and ill will between nations and group of persons have to be removed at all cost, and sincere and determined efforts have to be made to ensure that the differences and outstanding problems are resolved by mutual discussion in spirit of understanding and not by use of force. So इस सेंटेंस में क्या कहते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल सस्पिशन मतलब एक दूसरे पे डाउट करते हो, या हेटरेड किसी और पे गुस्सा करते हो, या नफरत करते हो, एंड इल विल बिटवीन नेशंस या एक दूसरे के पूरे प्रति बुरी भावना जो होती है वो लोगों के बीच में हो सकती है, देशों के बीच में हो सकती है। ऑल ऑफ दिस शुड बी रिमूव्ड एट ऑल कॉस्ट, मतलब कुछ भी हो जाए ये सब चीजें हमें निकालनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। एंड सिंसियर डिटरमिन एफर्ट हैव टू बी मेड टू इंश्योर डिफरेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व। सो जो सिंसियर हमें कोशिशें करनी चाहिए, प्रॉपर कोशिशें करनी चाहिए, ताकि ये जो कमियां है या डिफरेंसेस है एक दूसरे के बीच में, या कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे से बात करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब हमें डिस्कस करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, एंड नॉट बाय यूज ऑफ फोर्स। एक दूसरे से लड़के जंग ही इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर आप फाइट करोगे तो सोल्जर ही मरते हैं, उनकी फैमिली भी मरेगी, हमारी फैमिली भी जाएगी, और वो कोई रेजोल्यूशन नहीं लेके आएगा। तो अगर हम जितना हो सके डिप्लोमेटिकली प्यार से बात करेंगे उतना बेटर होगा। Wars and conflict, as we know, to our cost, always create more problems than they succeed in solving. जो जंगें होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, वो हमेशा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं रादर देन सॉल्विंग जो पहले प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप जंग करोगे तो और ज्यादा दिक्कतें होंगी, दोनों देशों का नुकसान ही होगा। द ग्रेट एडवांसेस मेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बढ़ी है, particularly in field of nuclear and thermonuclear energy, have placed an utmost unlimited power at the disposal of mankind. So उस टाइम पे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और ये थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी सब अवेलेबल था। उसकी वजह से क्या हो गया, आजकल अनलिमिटेड पावर आ गई है इंसानों के पास। एक सेकंड के अंदर आप आधी देश, आधी दुनिया खत्म कर सकते हो, बट उससे कुछ नहीं होगा, दूसरा देश भी आपको खत्म कर देगा। तो उसका कोई, ये इसे कहते हैं जीरो सम गेम, मतलब आपको कुछ नहीं मिलना, ना उनको कुछ मिल रहा है ना आपको कुछ मिल रहा है, अल्टीमेटली जो सम होगा वो जीरो ही निकलेगा। दिस पावर कैन बी यूज्ड ईदर फॉर कंस्ट्रक्टिव और फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। ये जो पावर है ये या तो आप अच्छी चीजों के लिए यूज कर सकते हो या खराब चीजों के लिए, या सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर सकते हो। अच्छी चीजों मतलब न्यूक्लियर पावर का आप बिजली बना सकते हो, या फिर न्यूक्लियर पावर का आप एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हो। बॉम्ब बनाते हो तो क्या होगा, नुकसान ही होगा देशों का, बल्कि आप बिजली बनाते हो तो सबकी हेल्प होगी, सब यूज कर पाएंगे वो बिजली। एंड इट इज अप टू अस टू ट्राई टू डिराइव द फुलेस्ट पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम इट। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका फायदा उठाएं, ना कि हम उसका नुकसान करें बाकी लोगों को। वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स। हमारे देश में कुछ अलग स्पेशल प्रॉब्लम है इंडिया में। नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम आर ऑफ सीरियस नेचर। हम ये डिनाई नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि वो सीरियस नहीं है, बहुत सीरियस है। एंड मस्ट बी टैकल विद विगर एंड डिटर्मिनेशन। सो हमें अपनी पूरी शक्ति लगा के उस चीज को टैकल करना चाहिए जो भी हमारी खुद की देश की प्रॉब्लम है। आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन डिफाइंड क्लियरली। हमारा जो देश का गोल है, एजेंडा है, वो क्लियरली डिफाइन करा गया है एंड अनएम्बिगुअसली। कोई भी मतलब क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्लियर है कि हमें क्या करना है देश में। We aim that every citizen should be provided with basic necessities of life and should have complete freedom to lead the life of his or her choice.
तो हमारा जो देश का, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है हमारा देश का, हर एक सिटीजन, वी एम दैट एवरी सिटीजन, हर एक जो बंदा है हमारी या बंदी है हमारे देश की, उनको बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए। सो बेसिक खाना, पानी, बिजली, ये सब चीजें मिलना चाहिए। एंड शुड हैव कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आजादी होनी चाहिए जैसी लाइफ वो जीना चाहते हैं उसके लिए। वी एम एट डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एंड फ्री। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, मतलब हमारा जो लीडर होता है वो सब लोग ही डिसाइड करते हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्री, हम ताकतवर है और हम फ्री है। इन विच एवरी सिटीजन, हर एक जो देशवासी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, विल ऑक्यूपाई एन इक्वल एंड ऑनर्ड प्लेस। आपको एक बराबरी की हिस्सेदारी और ऑनर से रखा जाएगा। एंड विल बी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड सर्विस, और आपको बराबर मौके दिए जाएंगे देश की सेवा करने के लिए और खुद को ग्रो करने के लिए और देश को भी ग्रो करने के लिए। वी एम एट द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, हम जो छुआछूत है या ये चीजें हैं जो हम अनटचेबिलिटी है, इसको हमें दूर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी आदमी को टच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कास्ट कुछ है। एंड द डूइंग अवे ऑफ प्रिवेलिंग सीरियस इनइक्वालिटीज इन स्टेटस एंड इन वेल्थ। सो जो आपका आजकल बहुत इनइक्वालिटी है, जैसे कि बहुत गरीब है वो और भी गरीब होते जा रहे हैं, अमीर है वो और भी अमीर होते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी में बैलेंस आए, सभी लोगों के पास बेसिक चीजें तो हो। वी आर अपोज टू द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, हमें नहीं चाहिए कि सारा पैसा कुछ लोगों के हाथ में होना चाहिए। आर रिच कल्चरल हेरिटेज एक्सटेंडिंग ओवर काउंटलेस सेंचुरीज इज नॉट द कल्चर ऑफ this community, or that has the senses of cultures of the great people who have lived here at various times in the past. हमारे देश का कल्चर है, जो हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब ओवर टाइम जो चीजें हम करते आए हैं, काफी सेंचुरीज से करते आए हैं, 100 सालों से करते आए हैं। एंड नॉट द कल्चर ऑफ दिस कम्युनिटी और दैट सेंसेस ऑफ कल्चर्स ऑफ ग्रेट पीपल हु लिव्ड एट वेरियस प्लेसेस इन द पास्ट। मतलब हमें सिर्फ ना केवल हमें अभी का कल्चर, बट पुराना जो कल्चर है उसको भी हमें अपने दिमाग में रखना है। The objective I mentioned are by no means easy of achievement in their entirety. जो भी मैंने चीजें कही हैं, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि जो भी चीजें मैंने कही हैं, ये ऐसा नहीं है कि कल ही आप कर पाओगे, इस चीजों को टाइम लगेगा और कोई आसान काम नहीं है। इट इज नो इजी फीट ऑफ अचीवमेंट। सारी चीजें कंप्लीटली ठीक हो जाना पॉसिबल नहीं है, सच नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाएगा। आई नो दैट वी हैव met with only a limited degree of success so far. मेरे को पता है कि अभी हमने थोड़ा ही उस तरफ अच्छे कदम बढ़ाए हैं, बट वी हैव टू परसिफेयर अंटिल द गोल इज अचीव्ड। हमें फिर भी कोशिश करते रहना है जब तक हम वो गोल अचीव नहीं कर जाते, जब तक हम उसको कंप्लीटली अचीव नहीं कर लेते। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर एक्सट्रीमली पुअर। हमें ये याद रखना चाहिए कि ज्यादातर जो देशवासी हैं हमारे, वो बहुत ही गरीब है। एंड ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी दैट लिव इन रिलेटिव कंफर्ट, और बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे कंफर्ट में जी रहे हैं आजकल। एंड हैव द बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और बहुत ही कम लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड अदर्स वर्थ फाइन थिंग्स, और बाकी जो चीजें हैं जैसे कि खाना पीना रहना जो है, कुछ ही लोग हैं जो प्रिविलेज है जिनके पास इतनी चीजें हैं, बट ज्यादातर जो हमारा देश है वो काफी गरीब है। इट इज वेन वी लुक एट इंडियन सीन इन सच पर्सपेक्टिव दैट, अगर हम ऐसे सोच रखेंगे तो हमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड अदर्स, ये सब चीजें पे हम फोकस नहीं करेंगे। सो इन चीज़ों, धर्म और ये देश, जाति, ये सब चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। अगर हम फोकस करेंगे कि हमारा देश इतना गरीब है, हमें वो चीज़ ठीक करनी है, सबको एटलीस्ट डिसेंट लिविंग मिलनी चाहिए, बेसिक खाना पानी रहना सबको मिलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट दे आर डिफरेंट, will together begin to put forth a tremendous effort to fight poverty, to eradicate disease and banish illiteracy. So अगर हम सारे मिलके एक साथ काम करेंगे, अगर हम एक साथ हम ये सोचेंगे हम अलग नहीं है, हम एक ही देशवासी है, तो हम सारे मिलके काम करेंगे गरीबी से लड़ने के लिए, फाइट पॉवर्टी, और जो एफर्ट हम डालेंगे वो बहुत ही बड़ा एफर्ट होगा। इरेडिकेट डिजीज, बीमारियों को दूर करना, और कोई भी अनपढ़ ना रहे, बैनिश इलिटरेसी। सो इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे अगर हम मिलके काम करते हैं तो। सो ये पूरा ऐसे था जो लाल बहादुर शास्त्री ने स्पीच दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।